गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पर आपसे चर्चा की। आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है वो दोहरी झिल्ली के द्वारा या दोहरी कला के द्वारा क्या होता है, परिबद्ध रहता है, या दोहरी कला के द्वारा आवृत होता है या घिरा हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ क्या होता है, कोशिकांग होता है। ठीक है, इसके सबसे बाहरी आवरण को बाह्य झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये बाह्य झिल्ली के अंदर की तरफ ये झिल्ली पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, आंतरिक झिल्ली कहते हैं। बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली की जो मोटाई होती है वो लगभग कितने होती है, मैंने आपको बताया 75 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। कितना आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, 75 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। देखिए, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य में ये आंतरिक झिल्ली है। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली का जो मध्य भाग होता है इसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस इसे कहा जाता है। शॉर्ट में लिखा है मैंने पीएमसीएस। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य में क्या पाया जाता है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य में जो स्थान पाया जाता है, अवकाश पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, उसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। क्लियर बात समझ आ गई। और आपको बता दूं, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य की दूरी कितनी होती है, 80 से लेकर के 100 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। बाह्य झिल्ली जो होती है वो सतत और कैसी होती है, सपाट होती है, परंतु आंतरिक जो झिल्ली होती है ये आंतरिक झिल्ली होती है, और आंतरिक जो झिल्ली होती है उसमें क्या पाया जाता है, उभार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इस तरीके से आंतरिक झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है, इस प्रकार के उभार पाए जाते हैं। ठीक है, और ये उभार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अंगुली के समान होते हैं। कैसे पाया जाता है, अंगुली के समान उभार इनके अंदर क्या है, इस तरीके से अंगुली के समान इनमें उभार पाए जाते हैं। ठीक है, इन अंगुली के समान जो उभार होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन अंगुली के समान उभारों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आंतरिक जो झिल्ली होती है ये आंतरिक झिल्ली है, और आंतरिक झिल्ली के अंदर मैंने आपको बताई दो सतह होती है। एक को एम फेस के नाम से जाना जाता है और दूसरी को किस नाम से जाना जाता है, सी फेस के नाम से क्या है, जाना जाता है। सी फेस वाला भाग कौन सा होता है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्तर की ओर जो स्थान होता है, ये पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल जो होता है इस ओर स्थित जो फेस होता है उसे सी फेस कहते हैं, और ये मैट्रिक्स वाला भाग की ओर स्थित जो भाग होता है या फेस होता है उसे एम फेस कहा जाता है। क्लियर नहीं, बात समझ आ गई। ये माइटोकॉन्ड्रिया का केंद्रीय भाग होता है। इस केंद्रीय भाग में क्या भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है। इस मैट्रिक्स के अंदर एक जेल के समान संरचना पाई जाती है, और इस जेल के समान संरचना के अंदर मैंने बताया कणिकाएं पाई जाती है, तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती है, प्रोटीन और वसा जो होती है वो गुलित अवस्था के रूप में इसमें पाई जाती है। साथ में मैंने आपको बताया इसी मैट्रिक्स वाले भाग के अंदर वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए इनके अंदर क्या है, पाए जाते हैं। साथ में 70 इस प्रकार के राइबोसोम भी किसमें पाए जाते हैं, मैट्रिक्स के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। आपको बता दूं ये आंतरिक सिरा होता है। ठीक है, भाई आंतरिक जो झिल्ली होता है उसका ये आंतरिक सिरा होता है, और आंतरिक सिरे पर क्या पाई जाती है, ये घुंडीनुमा संरचनाएं पाई जाती है। आंतरिक सिरे पर घुंडीनुमा संरचनाएं पाई जाते हैं इस तरीके की, और ये घुंडीनुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक कण कहा जाता है, F1 कण कहा जाता है,
या इन्हें ऑक्सीसोम कहा जाता है। और पार्सन्स नामक वैज्ञानिक ने इस घुंडीनुमा संरचना को क्या नाम दिया था? ईटीपी नाम दिया था। ईटीपी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स, जिनको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन कणों के नाम से इन्हें क्या है जाना जाता है। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ये एक F1 कण है, ये दूसरा F1 कण है। F1 कण के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है? 100 आर्मस्ट्रांग होती है। कितने आर्मस्ट्रांग होती है? 100 आर्मस्ट्रांग होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में इन F1 कणों की संख्या 10 की पावर 4 से लेकर के कितनी पाई जाती है? 10 की पावर 5 पाई जाती है। क्लियर बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर जो F1 कण की जो संरचना होती है, ये F1 कण की संरचना है। और F1 कण की संरचना जो होती है इस तरीके की होती है, एक बल्ब के आकार की होती है। इस F1 कण की संरचना के 3 भाग होते हैं। इस भाग को शीर्ष भाग कहा जाता है, इसे मध्य व्रंत या स्टॉक कहा जाता है, इस वाले भाग को आधार कहा जाता है। देखिए शीर्ष वाला जो भाग होता है वो मैट्रिक्स की ओर क्या होता है? स्थित होता है। शीर्ष वाला भाग किस ओर स्थित होता है? मैट्रिक्स की ओर क्या होता है? स्थित होता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात है इसका जो व्यास होता है वो 75 आर्मस्ट्रांग से लेकर के लगभग कितना होता है? 100 आर्मस्ट्रांग होता है। अर्थात F1 कण या ऑक्सोसोम्स का व्यास जो होता है वो 75 आर्मस्ट्रांग से लेकर के 100 आर्मस्ट्रांग होता है। इसमें एटीपेज एंजाइम से संबंधित एंजाइम इनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं। देखिए शीर्ष और ये आधार के मध्य में क्या पाया जाता है? व्रंत पाया जाता है। अर्थात व्रंत जो होता है वो शीर्ष और आधार भाग को जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। शीर्ष और आधार को जोड़ने का काम कौन करता है? मध्य व्रंत करता है, जिसको इंग्लिश में स्टॉक के नाम से जाना जाता है। और ये व्रंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 50 आर्मस्ट्रांग होती है। व्रंत की लंबाई कितनी होती है? 50 आर्मस्ट्रांग होती है। व्रंत के नीचे की तरफ, यानी कि आपको बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक सिरा होता है, आंतरिक जो सिरा होता है या आंतरिक झिल्ली होती है, उस झिल्ली से ये आधारीय भाग क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधारीय भाग से, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक सिरे की आधारीय भाग जो है ये जुड़ा हुआ होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से ये F1 कण का आधारीय भाग क्या होता है? जुड़ा होता है। इसका व्यास भी लगभग 75 आर्मस्ट्रांग से लेकर के कितना होता है? 100 आर्मस्ट्रांग होता है। और आपको बताया मैंने कि ये आधारीय जो भाग होता है वो प्रोटोलिटिक, ठीक है, प्रोटियोलिपिड से क्या होता है? बने होते हैं। किससे बना होता है? प्रोटियोलिपिड से बने होते हैं। और इसमें श्वसन श्रृंखला से संबंधित एंजाइम इनके अंदर क्या है? पाए जाते हैं। इज इट राइट? तो इसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से कार्य हैं? पहला कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का। देखिए आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बात करते हैं functions of mitochondria. Subject, today we are going to discuss about functions of mitochondria. Is it right? लेसन नंबर हमारा 8 चल रहा है रेगुलर, और इस पार्ट का नाम मैंने आपको बताया द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का पहला कार्य है, उस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन की क्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन की क्रिया के दौरान निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन की क्रिया के दौरान निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। तो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में संचित होती है। और कब होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन की जब क्रिया होती है तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में उत्सर्जित होती है, और उस एटीपी के रूप में ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या कर लिया जाता है? संचित कर लिया जाता है। The energy of ATP, the form of ATP is stored by the mitochondria. Is it right? अब देखिए, जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोशिका को ऊर्जा की क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि कोशिका को अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए, जब कोशिका को अपनी जैविक क्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये एटीपी जो होती है वो किस में टूट जाती है? एडीपी के अंदर, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर, और ऊर्जा के अंदर क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। एटीपी इज ब्रेक डाउन इनटू एडीपी एंड एनर्जी। एटीपी जो होती है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ऊर्जा में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और यह संपूर्ण जो क्रिया होती है वो 3 चरणों में पूर्ण होती है। ये संपूर्ण क्रिया 3 चरणों में होती है। नंबर 1 क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। ठीक है, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस चक्र होगा, उसके बाद क्या होगा? क्रेब्स चक्र होगा। सेकेंडली जो साइकिल होगा वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या श्वसन तंत्र, श्वसन श्रृंखला के नाम से उसे क्या है? जाना जाता है। और तीसरा है फास्फोरिलेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं फास्फोरिलीकरण तंत्र। फास्फोरिलीकरण तंत्र आपको पता है 2 प्रकार का होता है, एक चक्रीय फास्फोरिलीकरण और एक होता है अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो पहला कार्य होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का शक्ति गृह होता है, और इसके द्वारा ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में क्या होती है? संचित होती है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, खासतौर से 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें सहायक होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में। क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी केंद्रीय भाग में मैंने अभी बताया डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना ही होता है। तो हम सीधे शब्दों में कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। देखिए तीसरा जो कार्य है उस पर हम बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कुछ अंडों में योग के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। योग जिसको हम पीतक बोलते हैं, योग क्या होता है? पीतक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कुछ अंडों में पीतक के निर्माण की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। साथ में जो परिपक्व जो शुक्राणु होता है उस परिपक्व शुक्राणु के मध्य भाग के निर्माण में भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सहायक होता है। या हम सीधे शब्दों में कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अंडे के योग के निर्माण में, साथ में परिपक्व शुक्राणु के निर्माण की क्रिया में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ये तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का।
चौथा कार्य मैं आपसे बात कर रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो वसा के मेटाबॉलिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो वसा के मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं, या हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो वसा के मेटाबॉलिज्म की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और सबसे अंत में मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्रियाएं क्या होती हैं, पूर्ण होती है। एक बार फिर सुन लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति घर, ऊर्जा घर या पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अंडे में यौगिक के निर्माण की क्रिया में सहायक होते हैं, कुछ अंडों में, सभी में नहीं, कुछ अंडों में यौगिक के निर्माण की क्रिया में सहायक होते हैं तथा परिपक्व शुक्राणु के मध्य भाग के निर्माण में भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बताया। चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो वसा के मेटाबॉलिज्म से संबंधित क्रियाओं में क्या होता है, सहायक होता है। और पांचवा मैंने आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटोलिटिक एंजाइम की क्रियाएं होती हैं। प्रोटोलिटिक एंजाइम की जो क्रियाएं होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, जिस पर हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। आज जो हम नए टॉपिक पर, नए कोशिकाओं पर आपसे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है लवा, प्लास्टिड। आपको हम बताएंगे कि लवा क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिड। उसके बाद हम बात करेंगे कि अकेरेंस ऑफ प्लास्टिड, उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ प्लास्टिड, और उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और देन हम अध्ययन करेंगे आपको हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कार्य, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कोशिकाओं के बारे में, जिसका नाम है प्लास्टिड। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है लवक, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ग्रीक भाषा का शब्द है, मैं आपको बता दूं। प्लास्टिक क्या है, एक ग्रीक भाषा का क्या होता है, शब्द होता है। ठीक है, और प्लास्टिड को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, प्लास्टिकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लास्टिकास, प्लास्टिकास कहा जाता है, PLASTIKAS, प्लास्टिकास कहा जाता है। और प्लास्टिकास का अर्थ होता है माउल्डिंग, माउल्डिंग का अर्थ होता है ढाला हुआ। ढाला हुआ नहीं बोले तो बनाया हुआ भी बोल सकते हैं। तो लवक का अर्थ होता है बनाया हुआ या ढाला हुआ, बनाया हुआ या ढाला हुआ। प्लास्टिक जो है, लवक जो होते हैं उनको प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे प्लास्टिकास कहते हैं। प्लास्टिकास का अर्थ होता है माउल्डिंग, माउल्डिंग का अर्थ होता है बनाया हुआ या ढाला हुआ होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हैकल नाम का एक वैज्ञानिक था। 1865 में हैकल नाम का एक वैज्ञानिक था, और इस हैकल नाम के वैज्ञानिक ने 1865 में हैकल नाम का एक वैज्ञानिक था, और उस हैकल नाम के वैज्ञानिक ने लवकों की सबसे पहले खोज की थी। तो लवकों की खोज किसने की थी, हैकल नाम के वैज्ञानिक ने की। और लवकों का जो नामकरण किया था वो नामकरण भी सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, लवकों की खोज और नामकरण किसके द्वारा किया गया था, हैकल नाम के वैज्ञानिक के द्वारा ही किया गया। क्लियर बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरे वैज्ञानिक के बारे में। तो हैकल ने तो लवकों की खोज की और उनका नामकरण किया। 1885 में एक दूसरे वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था A.F. सिम्पर। A.F. सिम्पर नाम का जो वैज्ञानिक था, इस A.F. सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले लवकों को एएफ सिम्पर ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले लवकों को क्या कहा? क्लोरोप्लास्ट कहा, या उन्हें क्या कहा इन्होंने? हरित लवक कहा, क्लोरोप्लास्ट कहा। एएफ सिम्पर ने 1885 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले लवकों को क्या नाम दिया? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहा। दूसरी बात मैं बता दूं, 1885 में एएफ सिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? एएफ सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया। एएफ सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। अब बात करते हैं अकेरेंस के बारे में। अकेरेंस का अर्थ होता है यानी कि ये कहां पर पाए जाते हैं, इनका प्राप्ति स्थान पर बात करते हैं। देखिए, लवक जो होते हैं वो खास तौर से यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक प्लांट सेल के अंदर क्या है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, लवक किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। परंतु लवक जो होते हैं वो नीले हरे शैवाल में नहीं पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्ग में ये नहीं पाए जाते हैं, कवकों के अंदर क्या है ये नहीं पाए जाते हैं, फंगीज के अंदर भी ये नहीं पाए जाते हैं, और तीसरा है बैक्टीरिया जो होते हैं जीवाणु, उनके अंदर भी लवकों का क्या होता है? अभाव होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक जो पादप कोशिका होती है उनमें लवक पाए जाते हैं। नीले हरे शैवाल, कवक और जीवाणुओं के अंदर लवक नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है लवकों के प्रकार। किसके? टाइप ऑफ प्लास्टिड पे हम आपसे क्या करने जा रहे हैं? बात करेंगे। देखिए, लवकों के प्रकार पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ प्लास्टिड, लवकों के प्रकार, टाइप ऑफ प्लास्टिड। देखिए, लवकों के प्रकार पर आपसे बात कर रहे हैं। लवक जो होते हैं वो वर्णक विहीन होते हैं, परंतु कुछ लवक ऐसे होते हैं जो वर्णक युक्त भी होते हैं। लवक वर्णकहीन भी होते हैं और वर्णक युक्त भी हो सकते हैं। लवक वर्णकहीन भी हो सकते हैं, वर्णक युक्त भी हो सकते हैं। इसलिए वर्णकों के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर या वर्णकों के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वर्णकों के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवर्णी लवक। अवर्णी लवक इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा होता है वर्णी लवक, जिसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, और तीसरे होते हैं जिन्हें बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ऐसे लवक जो रंगहीन होते हैं या श्वेत रंग के होते हैं, ऐसे लवक जो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं या कैसे होते हैं? श्वेत रंग के होते हैं। उन्हें कौन से लवक कहते हैं? अवर्णी लवक कहते हैं। वर्णी लवक ऐसे लवक जो किसी भी रंग के हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं? किसी भी रंग के हो सकते हैं, किसी भी रंग के हो सकते हैं। उन्हें कौन से लवक कहा जाता है? वर्णी लवक कहा जाता है। और हरित लवक ऐसे लवक जिनका रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है,
तो ये हरे रंग के और हरित लवक हरे रंग के हो सकते हैं, वर्णी लवक किसी भी रंग के हो सकते हैं, और अवर्णी लवक कैसे होते हैं, रंगहीन या कैसे होते हैं, श्वेत होते हैं। देखिए अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अवर्णी लवकों के पास। सिंपल नामक वैज्ञानिक ने 1885 में बताया कि वर्णकहीन जो लवक होते हैं, वर्णकहीन लवकों को कौन से लवक कहा जाता है, अवर्णी लवक कहा जाता है। ए का अर्थ होता है नहीं, वर्णी का अर्थ होता है वर्णक, लवक का अर्थ लवक, अर्थात ऐसे लवक जिनमें वर्णक नहीं होते हैं, वर्णकों का अभाव होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, अवर्णी लवक कहा जाता है। देखिए अवर्णी लवक उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, अवर्णी लवक उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिन कोशिकाओं तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। जिन कोशिकाओं तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उन कोशिकाओं में कौन से लवक पाए जाते हैं, अवर्णी लवक पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जो पौधे के भाग होते हैं वो भूमिगत होते हैं। पौधे के कुछ भाग भूमिगत होते हैं, जैसे जड़ें होती हैं, ठीक है। तो वो भूमिगत जो भाग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें अवर्णी लवक होते हैं। अवर्णी लवक छड़ के आकार के हो सकते हैं, इस तरीके से छड़ के आकार के हो सकते हैं, छड़ाकार हो सकते हैं, या अवर्णी लवक जो होते हैं वो गोलाकार संरचना के रूप में हो सकते हैं, या उनका आकार कैसा हो सकता है, अनियमित आकार का हो सकता है। अवर्णी लवकों का आकार छड़ के आकार के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, या फिर किस प्रकार के हो सकते हैं, अनियमित आकार के हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, साधारणतः जो अवर्णी लवक होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, और उन भोज्य पदार्थों को अघुलनशील रूप में, साधारणतः जो अवर्णी लवक होते हैं वो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को अघुलनशील रूप में क्या करते हैं, बदलते हैं, और बदल करके उनको क्या किया जाता है, एकत्र किया जाता है, उनका क्या किया जाता है, संचय किया जाता है। साथ में मैं आपको बता दूं, अवर्णी लवक जो होते हैं उनमें अधिकांश में क्या पाई जाती है, लैमिली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लैमिली पाई जाती है। अवर्णी जो लवक होते हैं उनके कार्य कैसे होता है, भिन्न भिन्न होते हैं, और कार्य भिन्न भिन्न होने के कारण उन्हें भिन्न भिन्न नामों से क्या है, जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है, अवर्णी लवकों को किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे मंड लवक जिसको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट, मंड लवकों को किस नाम से जाना जाता है, एमाइलोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। एमाइलोप्लास्ट क्या है कि ऐसे लवक जो शर्करा को किस में बदल देते हैं, स्टार्च में बदल देते हैं। शर्करा को, शुगर को किस में बदल देते हैं, शर्करा को किस में बदल देते हैं, स्टार्च के अंदर क्या है, बदल देते हैं। शर्करा इज चेंज इनटू स्टार्च, या शुगर चेंज इनटू द स्टार्च। तो मंड लवक क्या होते हैं, जो शर्करा को स्टार्च में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। दूसरा होता है तेलद लवक, इंग्लिश में बोलते हैं इलियोप्लास्ट, अर्थात जो तेल का क्या करते हैं, संचय करते हैं। तेल का क्या करते हैं, संचय करते हैं, उन्हें तेलद लवक कहते हैं। और तीसरा होता है प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है, अर्थात ऐसे लवक जो प्रोटीन का क्या करता है, संचय करता है। अवर्णी लवक के बारे में एक बार फिर मैं बता रहा हूं, वर्णकहीन लवकों को ही अवर्णी लवक कहा जाता है। ये उन कोशिकाओं में पाए जाते हैं जिन पर प्रकाश नहीं पहुंचता है या प्रकाश नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि पौधे के जो भूमिगत भाग होते हैं इनका आकार छड़ के आकार का हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, अनियमित आकार के हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो साधारणतः विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को अघुलनशील रूप में क्या करते हैं, बदलते हैं, और बदल करके उनको एकत्र कर लेते हैं।
इसलिए अधिकांशतः जो अवर्णी लवक होते हैं उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं और भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, इसलिए उनको भिन्न भिन्न नामों से क्या है जाना जाता है। मंडलावक, तेल लवक और प्रोटीनोप्लास्ट। मंडलावक जो होता है वो शर्करा को स्टार्च में बदल देते हैं। तेलत लवक जिनको इलियोप्लास्ट कहते हैं ये तेल के रूप में संचित होता है। प्रोटीनोप्लास्ट एक प्रोटीन के रूप में क्या होता है संचित होता है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम वर्णी लवक पर चर्चा करेंगे और हरित लवक पर चर्चा करेंगे, साथ में हरित लवक के संरचना पर बात करेंगे, हरित लवक के कार्यों पर भी आपसे क्या करेंगे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।